आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 के फिजिक्स का सॉल्यूशन। अब उसमें जो पहला क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा है अ बॉब इज filled in a horizontal plane by a means of string with an initial speed of omega rpm. The tension in the string is T. If speed becomes 2 omega, then find out tension in the string. तो बोल रहा है कि स्ट्रिंग है, उसमें हमने किसी पार्टिकल को टाई कर रखा है और पहले वो ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा था। अगर वो एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा हो जाएगा, तो बताना न्यू टेंशन क्या होगा? अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसका जो टेंशन T होगा रस्सी में, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो आपका T होगा, T आपका क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सबको पता होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। अब वी नो दैट T प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को क्या कर दिया गया? 2 टाइम्स। अगर ओमेगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। इसमें 2 ब्लॉक क्या रखे हैं? कॉन्टैक्ट में है। एक फोर्स पे मैंने कितना लगाया? 10 न्यूटन फोर्स। तो बोल रखा है ए और बी के बीच में कितना फोर्स होगा? मीन्स आपसे ये पूछा हुआ इन दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करना है? आपको एक ब्लॉक आपका जो दिया हुआ 2 केजी, एक ब्लॉक आपका दिया 3 केजी। इन सबको हमें क्या मानना है? एक सिस्टम एज्यूम कर लेना है। क्या एज्यूम कर लेना है? एक सिस्टम। अब पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। ऑब्वियस सी बात है, पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा ए, वो इस डायरेक्शन में होगा। वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। तो एज़ वी नो दैट एफ नेट क्या होता है आपका? टोटल मास डिवाइड बाय नेट एक्सेलरेशन। एफ दिया आपका 10, टोटल मास सिस्टम में कितना हो जाएगा? 5 इंटू ए। आपका जो ए हो जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस 2 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो अगर मैं इस 2 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो देखो क्या हो जाएगा 2 केजी का? एप्लाइड फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। और इन दोनों के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो 3 केजी मास होगा 2 केजी पे लेफ्ट लगाएगा और ये आपका 2 केजी मास है। और एक्सेलरेशन ए दिया हुआ इस तरफ, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 10 माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए, 2 इंटू 2। एन आपका आ जाएगा 6 न्यूटन। तो आपका एन आ जाएगा 6 न्यूटन। दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ। तो आपका जो वायर का लेंथ दिया हुआ है, वो आपका 1 मीटर दिया हुआ है। इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग मॉडुलस दिया हुआ, मतलब ये आपका स्ट्रेस दिया हुआ, दैट इज एफ बाई ए दिया आपको। एफ बाई ए दिया आपको ए इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो आपका यंग मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखा है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पे पावर -2। अब क्वेश्चन पूछा हुआ कि मैक्सिमम एलोंगेशन आपसे पूछा हुआ, द मैक्सिमम एलोंगेशन एज वी नो दैट आपको दिया y इज इक्वल टू होता है एफ एल डिवाइड बाई ए डेल्टा एल। नाउ डेल्टा एल हो जाएगा आपका एफ एल डिवाइड बाई ए इंटू वाई। अब देखो आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में आपको एफ बाई ए गिवन है? देखो एफ बाई ए क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद आपको लेंथ गिवन है और आपको वाई भी गिवन है। तो जब इसे सब कुछ पुट करके सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 4 mm आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 12 से है, ठीक है, और टॉपिक का नाम है मैग्नेटिज्म।
अब मैग्नेटिज्म में क्या कहता है आपका कि इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला दिया हुआ है, मैग्नेटिक नीडल जो परफॉर्म करे 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। तो जो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। ये आपका टाइम पीरियड हो गया कि एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा 5/20। अब पूछो इसमें कि उसका जो नीडल का जो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द नीडल इज x इंटू 10⁻⁻10। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्या निकलना x। तो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट I डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू बी। अब आपको पता है ये T क्या होता है टाइम पीरियड, I आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M होता है डायपोल मोमेंट और B होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो सारा डेटा गिवन हुआ है, हर एक चीज डेटा आपको गिवन है, टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया ही हुआ है। अब कुछ पुट कर लोगे तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1280 पाई स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका, सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसमें आपका मॉडर्न फिजिक्स से आया हुआ है। अब इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं ABCDE, इसमें आपको चूज करना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो पहला दिया हुआ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। ये सबको पता है कि एनर्जी जो होती है फोटोन की वो इक्वल टू एच न्यू होता है। दैट मीन्स ये फर्स्ट तो करेक्ट हो गया ए। द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज सी, ये भी आपका करेक्ट है। द मोमेंट ऑफ ए फोटोन इज पी इक्वल टू एच न्यू बाई सी। अब तुमने पढ़ा होगा पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा होता है और लेमडा होता है सी बाई न्यू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एच न्यू बाई सी। दैट मीन्स सी इज ऑल्सो करेक्ट। अगला दिया हुआ इन ए फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व। आपको पता है कि जब भी फोटोन का कोलिजन होता है तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होता है। दैट मीन्स डी इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट दिया फोटोन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नहीं आपको पता होगा कि जो फोटोन होता है वो न्यूट्रल होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसलिए ई तो आपका इनकरेक्ट हो गया। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 4, दैट इज ए बी सी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेमीकंडक्टर से और टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। कह रहे हैं ये जो गेट है ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफेक्टिवली ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखो ये आपका नॉर गेट है और ये आपका नैंड गेट है। अब मैंने आप लोग को बताया था कि अगर नॉर या नैंड गेट के दोनों इनपुट को अगर मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं, तो जब दोनों इनपुट अगर मैं शॉर्ट सर्किट कर देता हूं तो एज ए नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर यहाँ से ए जा रहा है तो यहाँ पे इनपुट क्या आएगा, यहाँ इनपुट आ जाएगा आपका ए बार, यहाँ से इनपुट आ रहा है बी तो यहाँ पे इनपुट क्या आ जाएगा आपका बी बार, और जो आपका वाई हो जाएगा, वाई क्या करता है, वाई क्या करता है कि ये जो नॉर गेट है इन दोनों का प्लस करके इन्हें उल्टा कर देगा, क्योंकि ये नॉर गेट है। तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार दोनों का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स ए डॉट बी ये कैसे बिहेव करेगा आपका एंड गेट की तरह, ये बिहेव करेगा आपका एंड गेट की तरह। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो कह रहा कि फॉर सोलर सेल द आई बी करेक्टर लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। ये भी अगेन आपका सेमीकंडक्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर से ही है। अगर आपको याद होगा सेमीकंडक्टर में के टॉपिक में जो आपका ये सोलर सेल है, अगर मैं इसकी बात करूं, इधर हो गया आपका करंट और इधर आपका क्या हो गया वोल्टेज। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बनता है और ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट, ये था ओपन वोल्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट फॉर ए सोलर सेल द आई बी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ, फर्स्ट इज करेक्ट। अगला दिया हुआ इन ए रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर इन माइक्रो एम्पियर। कह रहा है रिवर्स बायस्ड में जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में आता है। ये आप लोग को पता होगा
कि फॉरवर्ड में आता मिली एम्पेयर में एंड रिवर्स बायस में आता करंट माइक्रो एम्पेयर में। बस प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। नहीं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जो रोल होता है वो आपका फॉरवर्ड बायस में होता है और रिवर्स बायस में आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का रोल होता है। तो ये गलत हो गया क्योंकि आपका यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आ गया, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। तो ओवरऑल हो गया स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, तो ये हो जाएगा थर्ड, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, अ thermodynamic system is taken through the cycle ABCDA, the work done by the gas along the path BC। कभी भी कोई आसान क्वेश्चन आए तो उसे कम से कम 1 से 2 बार रीड करना चाहिए। मैंने कई स्टूडेंट से मिला, उन लोगों ने इस क्वेश्चन में बहुत ही सिली मिस्टेक की, क्योंकि बार-बार ये बोला जाता है कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका वर्क जो होता है वो एरिया ऑफ द क्लोज लूप होता है। बट इसमें इसने पूरे लूप का वर्क नहीं पूछा हुआ, इसमें सिर्फ पूछा हुआ द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC। बट अगर आप देखोगे तो B से C तक क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो डेल्टा V क्या हो गया है, 0, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है और आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है, 0। हेंस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी आसान क्वेश्चन था बट सिली मिस्टेक होने के यहाँ बहुत ज्यादा चांस था, क्योंकि हम देखते लूप हमारे मन में आता है कि एरिया ऑफ द लूप निकाल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड डेंटली ओवर द surface of water. If surface tension of the water is 0.07 Newton per meter, the excess force required to take it away। जब किसी प्लेट को हम पानी के ऊपर रख देंगे तो जब हम प्लेट को ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो ड्यू टू सरफेस टेंशन जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको अंदर की तरफ खींचेंगे, तो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है वो जो फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल टू एस इंटू 2 पाई आर, उसका पेरीमीटर हो जाएगा। एस हो गया आपका सरफेस टेंशन। अब देखो आपका सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.072 इंटू 3.14 और आपका जो रेडियस दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 को मीटर में चेंज करना मत भूलना, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻²। इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 19.8 मिली न्यूटन आ जाएगा। दैट इज थर्ड ऑप्शन इज, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब आपका आ गया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1। आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। ये क्वेश्चन क्लास 11 से है, चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। तो अब पावर जो होता है इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, F इंटू वी इंटू कॉस थीटा, थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि जो फोर्स होगा उसके अलावा मूव कर रहा होगा बॉडी। तो फोर्स आपको दिया हुआ 5। अच्छा, वेलोसिटी क्या होगा, आपको पता कि अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, 2। तो P हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 वॉट। दैट इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब कई बच्चों को यहाँ पे एक डाउट हो सकता है, क्या डाउट होगा, जैसे ये आपका ब्लॉक है और इसका जो पोजीशन दिया हुआ है, ये पोजीशन दिया हुआ आपको 2t-1, तो जो वेलोसिटी आ जाएगा दैट इज dx/dt, ये आ जाएगा 2। अब कई बच्चों को लगेगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो फोर्स भी नहीं आना चाहिए, और क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ 5 न्यूटन। इसका मतलब आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, वो फोर्स 0 होगा, लेकिन कौन सा फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। बट एक बॉडी पे एक ही फोर्स नहीं लगा होता, बहुत सारे फोर्स लगे होंगे। मे बी एक आगे लगाओ, एक इस साइड लगाओ, एक इस साइड लगाओ, इस साइड लगाओ, बट हमें सिर्फ इसका पावर निकालना है, इसका जो 5 न्यूटन है। तो हमें सिर्फ उस फोर्स से मतलब होना चाहिए, नेट फोर्स से मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये मॉडर्न फिजिक्स से, चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। ठीक है, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बोलो कि इफ द न्यूक्लियर एमिशन स्टार्ट इन ए वेव द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट क्यू। प्रोडक्ट क्यू का आपको क्या निकालना, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर निकालना। तो देखते क्या होगा।
तो पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स, एक्स का एटॉमिक नंबर 82 है और मास नंबर 290 है। इसमें से क्या डीके होता है? अल्फा। अब आप लोगों को पता होगा कि जब अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और आपका जो मास नंबर है उसमें 4 की कमी आती है। तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपका 286। इसके बाद इसमें से क्या डीके होता है? ई प्लस। ई प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन। जब पॉजिट्रॉन डीके होता है तो आपका जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक कमी हो जाती है। तो उसके बाद क्या बना? जेड। बट ऊपर वाले में कोई चीज़ नहीं आती, ये 286 रहेगा, ये कम हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 79। उसके बाद क्या निकला? बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इंक्रीज़ कर जाएगा। ऊपर वाले में कोई चीज़ नहीं आएगा, ये 286 रहेगा, ये हो जाएगा 80। उसके बाद क्या चेंज होता है? अगेन ए माइनस, अगेन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और बीटा माइनस कह सकते हो आप, और ये बन रहा है क्यू। अगेन इस वाले में क्या होगा? एक इंक्रीज़ कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 और ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ये आपका 286 रहेगा। तो 286 एंड 81, दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्लास 12th का है, चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स और ये बेस्ड है आपका क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रिज्म है और प्रिज्म में से यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुआ, फिर यहाँ से ये चीज़ यूँ गया और फिर यहाँ से लाइट ट्रांसमिट हो गया अलोंग द प्रिज्म और ये आपका नॉर्मल हो गया। अब ध्यान देना इसमें, अगर ये लाइट यहाँ से जो ट्रांसमिट लाइट हो रही है, क्या वो अलोंग द सरफेस जा रहा है? इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये आपका क्रिटिकल एंगल होगा। ये आईसी हो गया और ये क्या दिया आपको? 90 डिग्री दिया हुआ है। अब बात मैं इसकी करूँ तो मान लो आर, अब तुम लोग को पता होगा कि आर प्लस आईसी होता है 90 डिग्री। यहाँ से आर हो जाएगा आपका 90 माइनस आईसी। अब मैं दोनों तरफ साइन ले लूँ तो ये हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस आईसी और ये जगह साइन आर इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस आईसी हो जाएगा। ये जगह साइन आर कॉस आईसी हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आईसी। अब तुम लोग को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर आईसी, साइन आईसी होता है 1 बाई एन, एन होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका साइन आर आ गया। अच्छा, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आपको आई जो दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ। अब यहाँ पे स्नेस लॉ लगा दो। अब तुम लोग को पता है एन इज इक्वल टू क्या होता है? साइन आई डिवाइड बाई साइन आर होता है। यहाँ से एन आ जाएगा, साइन आई कितना दिया 30, तो ये साइन 30 हो जाएगा। 30 डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू साइन 30 कितना होता है? 1/2 और साइन आर की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दोगे तो रूट 1 माइनस 1 बाय एन का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेना। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी रूट 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कह सकते हो आप थोड़ा सा लेंदी था और थोड़ा सा कैलकुलेटेड था। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो रूट 5/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये अगेन क्लास 12th से आया है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो सोलेनॉइड हैं, सोलेनॉइड 1 एंड सोलेनॉइड 2, और एक बार मैग्नेट फर्स्ट सोलेनॉइड से सेकंड सोलेनॉइड को
अप्रोच कर रहा है, तो पूछा होगा कि दोनों सोलेनॉइड में जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, लेफ्ट में, राइट में या यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब कुछ मेंशन ना किया जाए, तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बार-बार बोलता रहता हूँ कि जब आपको कोई चीज़ मेंशन ना किया जाए, तो आपको रेफ़रेंस क्या लेना है, मैग्नेट। मैग्नेट की जगह पे खड़े होके आपको देखना है कि क्लॉकवाइज़ करंट फ्लो हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज़ करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से देखो, अगर ये अब इससे आपको समझाता हूँ। देखो, ये आपका कॉइल हो गया और ये जो आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस तरफ जा रहा है। तो जब मैग्नेट दूर जाता है तो कॉइल चाहता है कि मैग्नेट दूर ना जाए, क्योंकि दूर जाने से फ्लक्स चेंज होगा, और जब पास आएगा तो चाहेगा पास ना आए, तो चाहता है एक जगह पे फिक्स है। तो जब ये मैग्नेट दूर जाएगा, तो ये मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये मैग्नेट का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। तो ये वाला पोल क्या बन जाएगा, साउथ पोल। और साउथ पोल का मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब कि करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, मतलब ए टू बी, इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो इस वाले में जो होगा वो ए टू बी होगा। अब यहाँ की बात कर ले। अब देखो, ये वाला दूसरे सोलेनॉइड क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो ये वाला सोलेनॉइड इसको रिपेल करेगा। तो अगर ये साउथ पोल है तो ये क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। अगर ये आपका साउथ पोल है तो क्या बनेगा, आपका साउथ पोल बनेगा। तभी तो इन दोनों में रिपल्सन होगा। तो अगर ये भी साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है, रिपल्सन, तो साउथ पोल का मतलब क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ पे आप क्लॉकवाइज देखोगे तो यहाँ पे क्लॉकवाइज आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे। ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। तो इसमें इस क्लॉकवाइज के हिसाब से एक में हो जाएगा ए टू बी और एक में हो जाएगा डी टू सी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द रेशियो इज एनपी डिवाइड बाई एनएस इज इक्वल टू 1/2। ये भी क्वेश्चन क्लास 12th का है। तो कह रहा है कि सेकेंडरी पोटेंशियल और प्राइमरी कॉइल पे जो पोटेंशियल होगा उनका रेशियो बताना है। तो तुम लोग को पता होगा कि जो पोटेंशियल का रेशियो होता है, पोटेंशियल ऑन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय पोटेंशियल ऑन प्राइमरी कॉइल, वो टर्न रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। मींस नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। अब आपको उल्टा दिया हुआ है, आपको एनपी बाय एनएस दिया हुआ है और यहाँ पे क्या लिखना है, एनएस बाय एनपी। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1। तो रेशियो हो जाएगा 2:1। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था क्लास 12th से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अगेन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है ड्यूल नेचर। कह रहा है द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ² एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ई। अब मैंने तुम लोग को फॉर्मूला डिस्कस किया था क्लास में कि लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय रूट 2m के होता है। के क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। कोई बात नहीं, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को क्या दिया हुआ, ई, तो ई पुट कर लेंगे। तो एच डिवाइड बाय रूट 2m ई। अब ग्राफ किसके बारे में बताना है, लेमडा स्क्वायर के बारे में। तो पहले लेमडा का स्क्वायर कर दो। तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच डिवाइड बाई 2m ई। इसके बारे में ग्राफ बोला 1/λ², उल्टा कर लो। तो 1/λ² इज इक्वल टू 2m ई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एच। अब ग्राफ बनाते हैं। तो देखो, सारे ग्राफ पे इधर क्या है, 1/λ²। तो 1/λ² किसका रोल प्ले कर रहा है, वाई एक्सिस का। और जो आपका एनर्जी है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, एक्स एक्सिस का। अब मैंने तुम लोगों को कहा था कि जो चीज वाई एक्सिस का रोल प्ले करे उसकी जगह पे पूरा क्या पुट कर दो, वाई। और जो आपका ई की जगह, ई किसका रोल प्ले करे, एक्स एक्सिस की, यहाँ पे एक्स पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाई एच इंटू एक्स। तुम्हें पता होगा ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का। स्ट्रेट लाइन ऑप्शन 2 में सही है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका क्लास 12 से और आपका जो चैप्टर है उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स।
बोल रहा है इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट देन देयर विल बी ए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फायर फ्रिंजेस सराउंडेड बाय ए फ्यू कलर फ्रिंजेस। बोल रखा कि हमने बताया था कि जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब कि एक कलर की लाइट, एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ। बट हमने यहाँ पे व्हाइट लाइट यूज कर दिया, मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होंगे, 7 कलर का कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर मैं बात करूँ पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, ये होता है n d लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल d। अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूँ तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n क्या हो गया 0, x नॉट क्या हो जाएगी 0। मतलब कोई सा भी कलर हो, कोई सा भी वेवलेंथ हो, सबके लिए सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मैं कुछ और पुट करूँ 1, 2, 3 तो जो आपका एक्शन होगा ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा लैम्डा। दैट मीन्स अलग-अलग कलर का जो आपका फ्रिंज होगा वो अलग-अलग लोकेशन पे बनेगा एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा। इससे क्या होगा कि सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो कंप्लीट व्हाइट बनेगा क्योंकि सारे कलर का मैक्सिमा एक जगह बनेगा। बाकी सारे मैक्सिमाज ओवरलैप करेंगे। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देयर विल बी सेंट्रल डार्क फ्रिंज, नहीं ये नहीं है। देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सराउंडेड बाय ए फ्यू कलर फ्रिंज, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस, ये तो गलत हो गया। इंटरफ्रेंस पैटर्न विल डिसअपीयर, ये भी गलत हो गया। देयर विल बी ए सेंट्रल डार्क फ्रिंज, ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट होगा और उसके चारों तरफ हमें कलर्ड फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्लास 12 से, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एट assertion A एंड अदर इज लेबल्ड एट रीजन। तो क्वेश्चन में assertion और रीजन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए, दोनों आपस में इंटरलिंक है। देखते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला बोल रखा है कि पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, और डायपोल मोमेंट दिया हुआ तो बोल रखा कि ये आपका पोटेंशियल होगा। तो एक्सियल एक्सिस पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹, पी की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर, और आपकी जो आर की वैल्यू रखी है कितनी है 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो जो आपका v हो गया दैट इज प्लस माइनस 9 इंटू 10⁻³ हो जाएगा वोल्ट। तो असर्शन तो करेक्ट आ गया आपका। रीजन क्या रहा है कि जो एक्सियल एक्सिस पे फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का होता है प्लस माइनस 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। गलत है। देखो यहाँ पे 2 नहीं आता, बट क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दिया हुआ, यही यही इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इसलिए रीजन क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया और असर्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया, और रीजन इनकरेक्ट और असर्शन करेक्ट। तो assertion is true and R is false means first option is correct। अच्छा अब ध्यान देखना कि उन्होंने इस क्वेश्चन में यहाँ 2 ही क्यों दिया, 3 क्यों नहीं दिया, 4 क्यों नहीं दिया, 5 क्यों नहीं दिया, उसका रीजन क्या है? अगर आपको पता हो तो एक्सियल एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाई आर क्यूब। बेसिकली पोटेंशियल में 2 नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में 2 आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में 2 आता है तो उन्होंने, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि 2 आता है कि नहीं आता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 2 डाल दिया। 3, 4 होता है तो कन्फ्यूजन नहीं होता। कई लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले में थोड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 11 से है, चैप्टर का नाम है वर्क फॉर एनर्जी, टॉपिक का नाम है कोलिजन। There are two bodies A and B of same mass undergo complete inelastic one-dimensional collision. A body A moves with velocity v1। एक बॉडी है जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है v1 से, while बॉडी B is at rest। B आपका रेस्ट में है। ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया।
दोनों का मास सेम दिया हुआ तो इसका मास m हो जाएगा, इसका मास m हो जाएगा। कैसा कोलिजन है? कंप्लीट इनइलास्टिक मतलब परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्ट इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन में क्या होता है? दोनों बॉडी टकराने के बाद स्टिक कर जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो मैंने मान लिया कि इनकी जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद वो v2 है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और ये मास m और ये मास m। अब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता बट मोमेंटम कंजर्व होता है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू वी वन, ये हो जाएगा 0। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? टोटल मास बॉडी का कितना हो गया? 2m, और वेलोसिटी क्या हो गया? v2। अब देखो m से m क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। पूछा क्या हुआ? द रेशियो ऑफ v1 बाई वी टू, तो v1 बाई v2 का जो रेशियो हो जाएगा वो 2/1, दैट मीन्स 2:1 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अगला टॉपिक कैपेसिटर है, क्लास 12 से है ये, और चैप्टर नंबर 2 से है। इससे पूछा होगा कि व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा? तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, और जो रेशियो है C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, तो ये जो 2 माइक्रोफैरड है ये क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो इसको हम रीडिजाइन करेंगे। ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B, ये आपका 2 माइक्रोफैरड है, अगेन 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड है, अगेन 2 माइक्रोफैरड है। अब ध्यान रखो ये दोनों किसमें है? सीरीज में। इनका नेट कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। अगेन ये दोनों किसमें है? सीरीज में। इनका नेट कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। फिर 1 माइक्रोफैरड किसमें? पैरेलल में। इन दोनों का जो नेट हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो टॉपिक है ये डायमेंशनल एनालिसिस से क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दो सॉलिड एंगल। अब आपको पता है कि सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल दोनों डायमेंशन लेस होते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट की कैटेगरी में इनकी यूनिट आती है। तो अगर सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस है तो आपको ये पता लगाना इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो डायमेंशन लेस है। स्ट्रेट डायमेंशन लेस होता है बट आर्क डायमेंशन लेस नहीं होता, आर्क का डायमेंशन एल होता है। अगेन एंगुलर स्पीड डायमेंशन लेस नहीं होता क्योंकि इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड, स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन अगर मैं यहाँ बात करूँ स्ट्रेन डायमेंशन लेस, एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस, दैट मीन्स थर्ड इज करेक्ट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, again there a logic circuit provides the output y as per the following truth table। तो अगर एक बार इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक पैटर्न नजर आएगा। क्या नजर आएगा? कि जो b का कॉम्प्लीमेंट है वही y है। देखो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, मतलब जो b है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट है y। दैट मीन्स y क्या हो जाएगा? b कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा हाँ, एक और सेमीकंडक्टर से इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था। 3 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से अब तक आ चुके हैं, और छोटा चैप्टर है बहुत, और स्कोरिंग चैप्टर भी होता है। तो अब कभी भी कोई भी एग्जाम हो, जेईई मेंस या नीट, तो आप सेमीकंडक्टर को अच्छे से रिवाइज करके जाएँ। इसके 2 बेनिफिट है, एक तो चैप्टर छोटा है, टॉपिक बहुत आसान है, और स्कोरिंग है, उसमें गलती बहुत होने के चांसेस कम है। नेक्स्ट है अ थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज बाय सम सोर्स। तो थिन शेल है, शेल मतलब अंदर से हॉलो, इसको चार्ज कर लिया गया। कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सी एंड पी एज शोन इन द फिगर। सॉरी, फिगर मिस हो गया, मैं फिगर बना देता हूँ। फिगर में क्या था? जो आपका सी पॉइंट यहाँ था और आपका पी पॉइंट यहाँ पे। ये आपका सी पॉइंट था, एक पॉइंट पी यहाँ था। तो कह रहा है कि सी और पी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो अगर मैं सी और पी की बात करूं तो तुम्हें पता होगा कि अगर
कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, या आपका थिन स्फेरिकल सेल हो, जो पोटेंशियल अंदर होता है वही सेम पोटेंशियल कहाँ होता है? सरफेस पे। तो थिन स्फेरिकल सेल में अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, वही सेम पोटेंशियल क्या होता है? सरफेस पे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पोटेंशियल सी पे होगा वही पोटेंशियल पी पे होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। खैर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डायग्राम नहीं यहाँ मिस हो गया, मुझसे गलती हो गई। बाकी ऑप्शन में जीरो दिया था, तो जीरो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये जो आपका टॉपिक है अगेन मॉडर्न फिजिक्स से का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है एटम। अब ये भी स्टेटमेंट दो टाइप के वाले क्वेश्चन में है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? एटम्स और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये स्टेटमेंट सबने बोला था, रदरफोर्ड ने भी ये बात बोली थी, बोर्स ने भी बोला था कि एज ए होल एटम न्यूट्रल होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके कोर में होता है, दैट इज न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं। कह रहा एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट दियर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। कह रहा हर एक एटम स्टेबल है। हर एक एटम नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द एटम्स आर स्टेबल। कुछ आपके ऐसे एटम होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जिनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो डीके करते हैं इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक अल्फा बीटा गामा। तो अगर किसी का कोर आई मीन न्यूक्लियस नहीं स्टेबल है तो वो एटम कैसे स्टेबल हो सकता है? इसलिए हम सेकेंड स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि उसने मेंशन कर रखा है ईच एलिमेंट। अगर बोलता कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर स्टेबल तो हम मान सकते थे। इसलिए स्टेटमेंट वन फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला दिया हुआ मैच लिस्ट फर्स्ट विच लिस्ट सेकंड। ये दो लिस्ट दे रखे हैं और अगेन ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का है, टॉपिक का नाम है एटम। इसमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट वाले फॉर एनर्जी लेवल 3 to 2, इसमें 4 से 2 आता है, इसमें 5 से 2 आता है, 6 से 2 आता है, और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालना है। अब वेवलेंथ अगर निकाला जाए तो वेवलेंथ निकालने का तरीका क्या होता है? 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो गया तो खैर बनी, लेकिन रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10⁻7 ऑर्डर का होता है। n1 इंटू पुट करोगे, अगर मैं ऐसे ही ए बी सी डी सबको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा कोशिश करें कि क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचा जाए, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा एक ऐसा रास्ता होता है जो क्वेश्चन को ईजी बनाता है और सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है। कैसे होंगे आइए देखते हैं। मैंने अलग-अलग एनर्जी लेवल बना दिया। और मान लो ये 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, के बाद है आपका 6। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ 6 to 2, सबसे ऊपर जो है वो आपका 6 से 2 पे आ रहा है। सारे 2 पे आ रहे हैं देखो, 2, 2, 2, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है सब 2 पे आ रहे हैं। इसके मतलब आपका बामर सीरीज हो गया। एक आ रहा है 3 से 2, पहला वाला आ रहा है 3 से 2, 3 से 2 आ रहा है, ए वाला ये हो गया। अगर मैं बी की बात करूँ तो 4 से 2 आ रहा है, बी वाला आपका 4 से 2 आ रहा है। अगर मैं सी की बात करूँ तो 5 से 2 आ रहा है, डी की बात करूँ तो 5 से 2 आ रहा है। अगर मैं डी की बात करूँ तो 6 से 2 आ रहा है। ये 6 से कहाँ आ रहा है? 2 पे आ रहा है डी की बात। अब तुम लोग को एक चीज़ पता होगी कि जितना ऊपर से आएगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गैप उतना ज़्यादा होगा। तो तुम्हें पता होगा E इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। तो जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतना कम होगा। तो सबसे ऊपर से आ रहा है 6 to 2, मतलब ये सबसे ऊपर से आ रहा है।
इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी मैक्सिमम होगी, तो वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम। सबसे कम वेवलेंथ कहाँ दे रखा है? 410, 434, 656, 486। मतलब जो डी होगा वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट पे जाएगा। सब कुछ चेक नहीं करना है। अब देख लो डी फर्स्ट पे कहाँ जा रहा है? यहाँ सेकंड पे जा रहा है, या थर्ड पे जा रहा है, या फोर्थ पे जा रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट पे जा रहा है। तो मतलब कुछ सोचना नहीं है, ये करेक्ट हो गया। बाकी आगे भी वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद सी होगा जिसका वेवलेंथ थोड़ा उससे कम होगा। तो 410 के बाद किसका वेवलेंथ थोड़ा सा कम है? 434 का। 434 का। तो अगर मैं किसकी बात करूँ? अगर मैं इसका क्या नाम है? सी का। सी का। तो सी का क्या है? सेकंड। 434। बाकी ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो ये एक तरीका ऐसा था इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, लॉजिक से आप आंसर चेक कर सकते हो कि कैसे आंसर आएँगे, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अगेन क्लास 11 से आया हुआ है। टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन दिया हुआ कि x इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3, तो पूछा हुआ एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड बताना है। तो ये पता होगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है। ए आपका कितना आ गया? 5। अब ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ मीटर, ये मिस मत करना। तो ए कितना हो गया? 5 मीटर। अब देखो 5 मीटर कहाँ पे है? एक यहाँ पे 5 मीटर और एक यहाँ पे 5 मीटर। ठीक है, तो काम इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब ओमेगा की बात कर लेते हैं। ओमेगा कितना दिया हुआ? पाई। तो ये पता है कि ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, दैट इज पाई दिया हुआ है। तो पाई से पाई कट गया तो न्यू हो गया 1/2। टाइम पीरियड होता है न्यू का उल्टा तो हो जाएगा 2 सेकेंड। तो 5 मीटर एंड 2 सेकेंड। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ध्यान रखना बच्चे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो नीट के एस्पिरेंट होते हैं वो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स का, तो बायो और केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिक्स बहुत लास्ट में करते हैं, उस समय टाइम बहुत कम होता है। उस समय क्या होता है जल्दी जल्दी में बच्चे ने देखा 5 और 2, तो 5 और 2 यहाँ पे और थर्ड ऑप्शन है, तो डी के पहले इस पे हमारी नजर जाएगी। तो अगर हमने ध्यान नहीं दिया यूनिट का तो आप थर्ड करके चले आओगे। जहाँ आपको +4 होना चाहिए था वहाँ पे आपके -1 हो जाएगा। तो बाकी बच्चों से आप 5 मार्क्स पीछे रह जाएँगे। इसलिए जब भी ध्यान रहे, जब भी कोई ऑप्शन आसान हो या कोई क्वेश्चन आसान हो तो उसे ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शंस को भी अच्छे से रीडिंग करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है। आँख बंद करके हमें किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं करना, नहीं तो वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से है। ये आपका है मैग्नेटिज्म से क्लास 12th। कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। पहला क्या दिया हुआ है? डायामैग्नेटिक। आपको पता है कि जो डायामैग्नेटिक होता है उसका जो काई होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है। एक मिनट। जो काई होता है वो नेगेटिव होता है आपका। दैट मीन्स 0 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है। ये होता है। डायामैग्नेटिक के लिए क्या हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब ये हो गया। फेरोमैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो बी का हो गया थर्ड। इसके बाद पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसके लिए हो गया फोर्थ। और नॉन मैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू 0 होती है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ई का सेकंड यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है। और बी का थर्ड, बी का थर्ड यहाँ पे, दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, a wire of length L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series, while the next 5 parts are connected in parallel. The two combinations are again connected in series. The resistance of this final combination. Again class 12th, टॉपिक का नाम है पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है और 10 इक्वल पार्ट में हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो अगर 100 ओम है और अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 ओम।
तो पहले 5 पार्ट को हमने किस में कर दिया? 5 को हमने पैरेलल में कर दिया और 5 को हमने सीरीज में कर दिया। कह रहा कि फर्स्ट 5 पार्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले 5 सीरीज में है। इधर कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इन दोनों कॉम्बिनेशन को सीरीज में ऐड कर दिया। तो अगर 100 ओम पूरे वायर का रेजिस्टेंस है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर एक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 ओम। ये भी आपका 10 ओम हो जाएगा, ये भी आपका 10 ओम हो जाएगा, ये भी आपका 10 ओम हो जाएगा और ये भी आपका 10 ओम। अगर मैं इनके इफेक्टिव की बात करूं, इनके इफेक्टिव की बात करूं, तो ये हो जाएगा आपका 50 और इसकी इफेक्टिव की बात करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आप लगा दोगे। तो अगर सारे इक्वल हो तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से डिवाइड करते हैं। कितने कंबाइंड है? 1 2 3 4 5, तो 10/5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2। अभी इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा? 50 + 2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 52 ओम हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन क्लास 12th, अभी उसी चैप्टर से आया जिस चैप्टर से पिछला क्वेश्चन था। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया क्वेश्चन है। कह रहा है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी whose EMF is 10 volt and resistance 1 ohm दिया है when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in figure। तो पहले हमें क्या निकालना है? करंट निकालना पड़ेगा। तो अगर सर्किट में I निकालूं तो I हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई 4 + 1 5, I कितना हो गया? 2 एम्पियर। और टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, देखो बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में फॉर्मूला क्या होता है? E माइनस आई आर। ई कितना है आपका? 10, आई कितना है? 2, आर कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा आपका? 8 वोल्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आसान था, 8 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। ये चैप्टर क्लास 11th का है, ठीक है। मोशन इन ए प्लेन। बोल रखा कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया तो केवल एक ही एक्सेलरेशन ऐड करेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? v²/r। कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो कीप ऑन चेंजिंग है। कई बच्चे बोले एज्यूम कर लेंगे कांस्टेंट है, नहीं। वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम कांस्टेंट तभी एज्यूम कह सकते हैं जब ना तो उसका डायरेक्शन चेंज हो, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आपका चेंज नहीं हो रहा है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। स्पीड कांस्टेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, बट हम वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कह सकते। सेम वही लॉजिक एक्सेलरेशन में होगा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, r क्या आपका कांस्टेंट है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? कीप ऑन चेंजिंग। देखो यहाँ लेफ्ट, यहाँ डाउन, यहाँ आपका राइट, यहाँ अप। तो वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है और एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है, तो हो जाएगा वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें सॉल्यूशन आ गया। अगला क्वेश्चन है अ टाइटली बाउंड 100 टन कॉइल ऑफ रेडियस 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of magnetic field at center of the coil। तो B जो हो जाएगा आपका, B होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r। सारा डेटा आपको गिवन है, पुट कर लेना और आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 4.4 मिली टेस्ला। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या रहा है कि इन ए वर्नियर कैलिपर n+1 division of vernier scale coincide with n division of main scale। तो क्या रहा कि और दे रखा कि 1 MHD की जो वैल्यू है वो 0.1 mm है। तो कह रहा था वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू होती है वो होता है 1 MHD - 1 VSD।
मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। अब क्या कह रहा है कि जो n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का है, मतलब n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? n डिवीजन ऑफ मेन स्केल के। तो 1 VSD क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से 1 MSD और 1 VSD क्या हो जाएगा? n डिवाइड बाई n+1 MSD। अब MSD कॉमन ले लो, ये हो जाएगा n+1 माइनस n डिवाइड बाई n+1 MSD हो जाएगा। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई n+1 MSD, और MSD की वैल्यू कितने रखी है? 0.1 mm, तो इंटू 0.1 mm हो जाएगा। बट आंसर हमसे किस में पूछा हुआ है? सेंटीमीटर में। तो mm को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करोगे तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय n+1 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर, और वी कैन से 1 डिवाइड बाय 100 इंटू n+। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला दिया हुआ, an unpolarized light beam strikes a glass surface at Brewster angle। अगेन क्लास 12th है ये, और टॉपिक का नाम है आपका पोलराइजेशन, और चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो कह रहा है कि ये कोई मीडियम हो गया आपका, एक लाइट आया यहाँ से और किस एंगल पे टकराया है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और हम कह सकते हैं वेरेस्टर एंगल पे। अब यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये बताओ, अगर कोई एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे आता है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, वो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। कैसी होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, जबकि ये पार्सली पोलराइज्ड होता है, रिफ्रैक्टेड रे। तो देख लो कौन सा सही है। द रिफ्लेक्टेड रे विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्सली पोलराइज्ड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन से क्लास 11। दिया हुआ कि द मास ऑफ ए प्लैनेट इज 1/10 ऑफ द मास ऑफ अर्थ। तो किसी प्लैनेट का जो मास है वो 1/10 है मास ऑफ अर्थ। इस डायमीटर इज हाफ ऑफ द अर्थ, तो रेडियस भी हाफ होगा। आर ई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। डायमीटर हाफ ऑफ द अर्थ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट, उस प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको निकालनी है। तो देखो, तो जी प्लैनेट ये हो जाएगा आपका जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, तो जी मास ऑफ प्लैनेट क्या है? MP डिवाइड बाई 10, और रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या दिया हुआ? RE डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखना GP क्या हो जाएगा? प्लैनेट पे ग्रेविटी, ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4/10, और ये जाएगा जी मास ऑफ ME डिवाइड बाई RE स्क्वायर। अब ध्यान रखना ये क्या बन गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये हो जाएगा 4/10 इंटू जी हो जाएगा, मीन्स 0.4 जी, दैट इज 9.8। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.92 आ जाएगा, 3.92 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये रोलिंग मोशन से है, जबकि रोलिंग मोशन नीट के सिलेबस में नहीं है, ना एकेडमिक के सिलेबस में, फिर भी क्वेश्चन आ गया है, बट है क्वेश्चन बहुत बेसिक। कह रहा है कि a wheel of block cart is rolling on a level road as shown in the figure. If its linear speed is v in direction shown, which of the following option is correct? कह रहा है both point P and Q move with equal speed। नहीं, तुम लोगों को पता होगा जब कोई प्योर रोलिंग का मोशन होता है, इसकी स्पीड एक तो v हो जाएगा और प्लस r ओमेगा हो जाएगा, इसकी स्पीड v इधर हो जाएगा और r ओमेगा इधर हो जाएगा।
बट प्योर रोलिंग मोशन में v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो अगर मैं बात करें q की, तो q की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि v आर ओमेगा कैंसिल आउट कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 2p। तो पॉइंट p मूव्स स्लोअर, नहीं, पॉइंट p मूव्स फास्टर देन पॉइंट q। तो p तेज चलेगा और q स्लो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। The moment of inertia of a thin rod about its axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod. The length of the 400 gram rod is really. सब कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको क्या पूछा हुआ है, लेंथ। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकालूं तो ये होता है आपका ml²/12। किसी यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा डेटा CGS में दिया हुआ है। L हो जाएगा 12I/m इंटू रूट। जब इसे सॉल्व कर लोगे L, तो ये अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 8.5 सेंटीमीटर आएगा। कर लेना अगर शायद कैलकुलेशन गलत हो तो 8.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 8.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देवा चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। कह रहा है वो सर्किट बताओ जो ब्रिज बैलेंस को अचीव कर सकता है। तो देखो यहाँ पे एक डायोड लगा होगा। अच्छा, उसने मेंशन नहीं कर रखा कि डायोड आइडियल है, कुछ ने मेंशन कर रखा हो तो हम डाइडियल आइडियली मानते हैं, बट देखते हैं क्वेश्चन में आइडियल मान के करना पड़ेगा या हम आइडियल ना माने। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो इन दोनों का रेशियो कितना है, 10/15। इन दोनों का रेशियो भी कितना होना चाहिए, 10/15। अब ध्यान रखना ये दोनों किस में है, पैरेलल में। देखो यहाँ पे एक ऐसे दिया हुआ है डायोड और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और अगर मैंने नाम दे दी R1, ये हो गया आपका R2, ये आपका हो गया R3 और ये क्या हो गया R4। अगर मैं चाहता हूँ ब्रिज बैलेंस रहे तो R1/R2 का जो रेशियो है R3/R4 का रेशियो होना चाहिए। दैट मीन्स R4 क्या होना चाहिए आपका, 15 ओम, तभी ब्रिज बैलेंस होगा। R4 मतलब इस पूरे ब्रांच का कॉम्बिनेशन। अब आपको पता होगा अगर दो डिवाइस या दो सिस्टम पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे भी कम आता है। इसके मतलब इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 5 से भी कम आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ देखो, यहाँ हो सकता है अगर इस डायोड की वैल्यू कितनी हो, 10 हो, तो 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15। यहाँ हो सकता है, आगे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो, लेकिन सॉरी, एक मिनट, पर ये रिवर्स बायस्ड में, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका रिवर्स बायस्ड में हो जाएगा और रिवर्स बायस में ये बिहेव एज ए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो इस ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगा, तो बैलेंस की तो बात हो नहीं सकती। तो ये पॉसिबल नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड में, मैंने समझा ये फॉरवर्ड में। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखना, ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में, तो अगर ये 5 ओम है, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस कितना ले लूँ, 10 ओम, तो 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15, और हमें 15 चाहिए ही। तो इसका एक चांस है कि ये बैलेंस हो सकता है। अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो कोई चांस बनने का नहीं है, मैंने पहले ही बोला, तो ये करेक्ट है। ये करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे डायोड रिवर्स बायस्ड में है, ठीक है? यहाँ मस्ट तो नहीं कह सकते हम, कैन है, मतलब हाँ अचीव कर सकते हैं अगर डायोड का रेजिस्टेंस 10 ओम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, a parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor. If I is the current in the circuit, then in the gap between the plates. ये प्लेट हो गया, ये भी क्लास 12th का क्वेश्चन है और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो तुम्हें पता होगा कि जो बाहर करंट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, और अंदर जो करंट फ्लो होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और तुम्हें पता होगा कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है। तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज आई। तो ये फोर्थ ऑप्शन का क्या है, करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट टी एंड बी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस at 3 pressure P1, P2 and P3 compare with those of Charles law represented at dotted lines। ये भी अगेन क्लास 11th का क्वेश्चन है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो हमें बताना है कि P1, P2, P3 में क्या रिलेशन है। तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। हमें किसके बारे में सोचना है, टी वाई एक्सिस और वी एक्स एक्सिस। तो ये हो जाएगा PV डिवाइड बाय NR इज इक्वल टू T, और वी कैन से T इज इक्वल टू P डिवाइड बाय NR इंटू आपका हो जाएगा V। ये किसका रोल प्ले कर रहा है, वाई एक्सिस का। ये किसका रोल प्ले कर रहा है, एक्स एक्सिस का। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप, दैट इज m। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका p भी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसका स्लोप है, p1 का, फिर p2 का, फिर p3 का। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो p1 ग्रेटर देन p2 ग्रेटर देन p3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Correct. The mass of the bomb in a simple pendulum is increased to thrice its original mass and its length is made half of its original length. Then the value of new time period of oscillation is x by 2 times its original time period, the value of x पूछा हुआ। तो as we know that time period क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी। आपका जो मास दिया हुआ कि जो मास में चेंज आया वो थ्राइस हो गया, बट पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड और मास में कोई रिलेशन नहीं होता। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रूट एल। दैट मीन्स T1 बाई T2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट L1 बाई L2। तो T1 डिवाइड बाई T2। अच्छा, जो लेंथ है आपका, इस लेंथ इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो हाफ कर दिया गया, तो जो L2 होगा वो L1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। L1 से L1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। और भी कहें से T1 डिवाइड बाय रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T2 हो जाएगा। तो T1 डिवाइड बाय रूट 2 क्या होगा, T2। कह रहा है x बाई 2 टाइम्स हो गया। कितना बाई टाइम्स हो गया, x बाई 2 टाइम्स। कितना टाइम्स हो गया, 1 बाय रूट 2। मतलब 1 बाय रूट 2 टाइम्स का मतलब किसके बराबर दे रखा, x बाई 2। तो 2 इधर भेज दो। तो 2 डिवाइड बाय रूट 2 इज इक्वल टू x। यहाँ से x क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये भी बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अगला दिया, टू हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट। यहाँ तो फॉर्मूला, ठीक है। दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल। तो क्या रहा था, रेशियो ऑफ पावर आउटपुट फॉर दोज टू केसेस। अब हमें पता है कि जो रेशियो होता है, तो पूछा आपका पहले पैरेलल में, तो पावर इन पैरेलल डिवाइड बाय पावर इन सीरीज। पैरेलल में जो पावर होता है, उल्टा क्या क्या, द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ दीज टू फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। सॉरी, पहले सीरीज में कनेक्टेड है, तो पहले आपके सीरीज में कनेक्टेड है और देन पैरेलल में कनेक्टेड है। पहले किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, और देन पैरेलल में। तो अगर मैं सीरीज की बात करूं, तो सीरीज में हो जाएगा P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2, और पैरेलल में हो जाता है P1 प्लस P2। उल्टा हो जाता है। जब अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उनके पावर का जो फॉर्मूला होता है पैरेलल और सीरीज में, वो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है उसका उल्टा होता है। तो सीरीज में P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2 हो जाएगा, और पैरेलल में P1 प्लस P2। अब सारा डेटा दिया हुआ पुट कर लो। P1 दिया 1, P2 दिया हुआ 1, सॉरी P2 दिया हुआ 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3। ये हो जाएगा रेशो 2/9। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, इफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, देन। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, कैपेसिटर से। ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड है। देखो,
If the plates of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other, बैटरी से स्टिल कनेक्टेड है और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो कह रहा है कि चार्ज में क्या चेंज आएगा, एनर्जी में क्या चेंज आएगा, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा और बाकी चीजों में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये तो आपका पॉजिटिव प्लेट हो गया और ये नेगेटिव प्लेट हो गया। पहली बात, जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही सेम वोल्टेज हमेशा दोनों प्लेट के बीच का होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंसेस में कोई चीज नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इनका पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा जो बैटरी का पोटेंशियल है, तो दैट मीन्स कि पोटेंशियल तो हो गया कांस्टेंट। अगर मैं सी की बात करूं तो सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर आपका डी डिक्रीज कर रहा है तो सी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जो कैपेसिटेंस होगा वो तो बढ़ेगा। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। वी आपका कांस्टेंट है तो क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, सी। दैट मीन्स अगर सी इंक्रीज करेगा तो क्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं एनर्जी का। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी होता है आपका, एक मिनट, इससे जो आपका एनर्जी होगा हाफ सी बी स्क्वायर से चेक करेंगे क्योंकि सी वी कांस्टेंट है। एनर्जी होता है हाफ सी बी स्क्वायर। क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सी। तो सी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट, द चार्ज स्टोर इन इट इंक्रीजेस। चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो करेक्ट है। द एनर्जी स्टोर इन इट डिक्रीजेस, नहीं, एनर्जी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स सेम। देखते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी बी। कह रहा द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स सेम, नहीं, रेशियो ऑफ चार्ज और पोटेंशियल, चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो आएगा वो कैपेसिटेंस आएगा। अगर कैपेसिटेंस वेरी करेगा तो इनका रेशियो वेरी करेगा, तो डी सही नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, कह रहा कि चार्ज और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट होगा इंक्रीज करेगा। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज। तो याद करो एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है, हाफ क्यू इंटू वी। ये बोला क्या, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज। ये चार्ज हो गया और ये वोल्टेज हो गया, और फॉर्मूला क्या होता है, हाफ क्यू इंटू वी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी पे। क्या एनर्जी बढ़ रहा है, हाँ, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए सी ई ओनली। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ए सी एंड ई ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला दिया हुआ, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, द मैग्नीफाइंग पावर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला भेज दें। एम इक्वल टू होता है एफ नॉट बाई एफ ई। एफ नॉट दिया 140, एफ ई दिया हुआ 5, इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो 28 आ जाएगा। तो ये आपका 28 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला दिया हुआ, अ सीट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, अ फोर्स इज नीडेड टू। तो आप पहले एक पोल बना लो, ये ऐसे एक मैग्नेटिक पोल दिया हुआ, कोई सा भी पोल लगता है, मान लो नॉर्थ पोल है। अ फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द सीट देयर इफ इट इज ए मैग्नेटिक। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे कोई सीट लगा दिया और वो मैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर है उसके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कोई मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना उसे बैलेंस करने के लिए। तो होल्ड द सीट देयर इफ इट इज ए मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स की जरूरत होगी। होल्ड द सीट देयर इफ इट इज ए नॉन मैग्नेटिक, नहीं, अगर वो नॉन मैग्नेटिक है और एक ही जगह रखा हुआ है, तो अगर वो मूव नहीं करेगा तो उसके अंदर एडी करंट भी नहीं आएगा, तो फोर्स नहीं लगेगा, तो बी में कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। सी, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग।
यार अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ, अब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि अगर ये आपका मेटल है तो इसके अंदर एडी करंट जनरेट हो जाएगा, एडी करंट आ जाएंगे, और एडी करंट हो जाएगा तो फिर ये इसकी मोशन को अपोज करेगा, तो ये आपको अट्रैक्ट, अगर दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, पास आएगा तो रिपेल करेगा। उस चीज के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। सही है। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर। ना तो कंडक्टर है तो एडी करंट नहीं आएगा, नॉन पोलर है मतलब वो मैग्नेटिक क्वालिटी भी इसके अंदर नहीं है, तो फोर्स हमें नहीं लगाना पड़ेगा। कौन सा करेक्ट है? ए एंड सी। नेक्स्ट अगला दिया हुआ, अ मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस 0.5 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है, एरिया दिया हुआ है, हीट किया गया 0 से 100 कह रहा है, और उसे बेंड नहीं होने दिया जा रहा है। द कंप्रेसिव फोर्स एफ पूछा हुआ। तो देखो ध्यान से, एफ के बारे में जानना हमें, तो ये पता होगा वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एल डिवाइड बाई ए डेल्टा एल। अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ क्या हो जाएगा, वाई इंटू ए डेल्टा एल बाई एल। अब वाई हो जाएगा, ए हो जाएगा, डेल्टा एल क्या होता है, अल्फा एल डेल्टा टी डिवाइड बाई एल। एल ने एल को मार दिया तो जो आपका फोर्स हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखो, यंग मॉडल्स आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है, अल्फा आपको भी गिवन है, और डेल्टा टी आपको 100 दे रखा है। डिफरेंस ये सारी वैल्यूज पुट कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 50 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। ये हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन 50 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है 45, ये क्लास 11 से है। टॉपिक का नाम है चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, टॉपिक का नाम है सैटेलाइट। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च a satellite of mass m from the surface of earth of mass m and radius r in a circular orbit of an altitude 2r। ये अर्थ का सरफेस हो गया, उसका रेडियस दिया हुआ r, हमें कितने हाइट पे लॉन्च करना है, 2 हाइट पे एक सैटेलाइट लॉन्च करना है। मतलब जो ऑर्बिटल रेडियस हो गया वो आपका 3r हो गया। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, ये होता है आपका फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी एम ई एम। तो मास ऑफ अर्थ क्या दिया हुआ, कैपिटल एम। ठीक है, तो जी एम ई एम, और सैटेलाइट के मास स्मॉल एम दिया हुआ, और डिवाइड में क्या होता है 2r। आर क्या होता है, ऑर्बिटल रेडियस कितना दिया, ऑर्बिटल रेडियस 3r, यहाँ पे 3r पुट कर दो, माइनस और फॉर्मूले वाला एक माइनस यहाँ पे, तो जी m1 m2 डिवाइड बाई 2 इंटू हो जाएगा जी m1 m2 डिवाइड बाई 2r। ये यहाँ अगर सैटेलाइट यहाँ पे है तो अर्थ के सेंटर से कितना दूर है r, यहाँ पे r पुट कर लेना, इन सबको आप सॉल्व कर लेना। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन 3 आ जाएगा, 5 जी स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M डिवाइड बाई 6r आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 46, में a 10 microfarad capacitor is connected to a 210 volt 50 hertz source as shown in figure. The peak current in the circuit is, तो आपसे I नॉट पूछा हुआ, तो I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V नॉट डिवाइड बाई XC आ जाएगा। तो I नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाई XC क्या होता है 1 डिवाइड बाई ओमेगा C। I नॉट हो जाएगा V नॉट, ओमेगा हो जाएगा आपका 2 पाई न्यू इंटू सी हो जाएगा। सारे डेटा आपका गिवन है। V नॉट आपको दिया हुआ 210 इंटू रूट 2, क्योंकि हमें ये RMS दिया हुआ, पिक लेना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 3.14। फ्रिक्वेंसी कितनी रखी है आपकी 50 हर्ट्ज,
और जो आपका कैपेसिटेंस दे रखा है वो 10 माइक्रोफैरड, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 इस पूरे को आप सॉल्व कर लेना। तो ये आपका आ जाएगा 0.93 एम्पियर हो जाएगा। ये थोड़ा-सा कैलकुलेटेड पार्ट था, बाकी था क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ठीक-ठाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी अगेन क्लास 12 से आ रखा है, ठीक है? मैग्नेटिज्म से। कह रहा एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट M। एक आयरन बार है, लेंथ L है और मैग्नेटिक मोमेंट इसका M दिया हुआ है। कह रहा इफ इट इज बेंट इन द मिडल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट द टू आर्म्स मेक एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर द मैग्नेटिक मोमेंट। इसको बेंड कर दिया गया बीच में से, तो बेंड करो इसको। जब इसको बेंड करोगे ऐसे बेंड कर दिया गया इसको, तो कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो अब जो डाइपोल लेंथ होगा वो आपका डाइपोल लेंथ ही हो जाएगा। ये लेंथ कितना है? L, तो ये कितना हो जाएगा? L/2 और L/2। अब देखो ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है, तो ऑब्वियस बात है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये L/2 है, ये L/2 है, ये भी क्या हो जाएगा? L/2। तो न्यू अच्छा, तो पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट था M वो क्या था? पोल स्ट्रेंथ इंटू डाइपोल लेंथ। अब क्या हो जाएगा? न्यू मैग्नेटिक मोमेंट M डैश, पोल स्ट्रेंथ में कोई चीज़ नहीं आएगा और जो आपका डाइपोल लेंथ है वो हाफ हो गया L/2। तो मैं कह सकता हूँ M डैश जो हो जाएगा वो M/2 हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, दैट इज M/2। नेक्स्ट देखो, दिया हुआ वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन बिलो, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट बेस्ट रिप्रेजेंट दिस मोशन। तो आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाना है, और जो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ आपको बनाना है इसके ब्याह पे जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को जब हम बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि स्लोप कब लेना है, कब एरिया अंडर कब लेना है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम में ग्राफ बनाना में इधर ए है इधर टी है और वी दिया हुआ, तो ये पता होगा जो आपका ए होता है दैट इज ए होता है dv/dt और dv/dt का मतलब होता है स्लोप। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। डन। तो देखो स्टार्टिंग में 0 से यहाँ तक जो भी कुछ मेंशन है ये 0 है वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी 0 है मतलब कांस्टेंट है, स्लोप क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है और तो ये पता है स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव कांस्टेंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आएगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्लोप है नेगेटिव है और क्या है? वो कांस्टेंट है। तो ग्राफ कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। तो ऐसा आपका कुछ ग्राफ बन जाएगा। सॉरी 1 मिनट। देखो यहाँ पे फिर अगेन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद जो आपका ये वाला लाइन है ये कहाँ जा रहा है? नीचे, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ बन जाएगा नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्लास 12 से, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। अब ध्यान रखना, कह रहा है कि द प्रॉपर्टी विच इज नॉट, इसकी मतलब वो ऑप्शन चेक करना है जो गलत है, सही नहीं चेक करना, गलत पूछा इसमें। अगर गलती से नॉट नहीं पढ़ोगे तो सही ऑप्शन पे टिक करके आ जाओगे, बट सही पे नहीं करना, गलत पे करना है। तो दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ इक्वल टू दिस वन, ये भी सही है कि जो स्पीड होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं, यही आपका इनकरेक्ट है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सोर्स होता है वो क्या होता है?
ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल और वी कैन से एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कीप ऑन चेंजिंग है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगा तभी उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, करेक्ट है। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों बराबर होते हैं, दोनों का रोल सेम होता है। लास्ट क्वेश्चन, a force defined by F equal to alpha t square plus beta t acts on a particle at a given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constant. अगर अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो बताओ कौन सा फैक्टर डायमेंशन लेस होगा। तो अगर मैं डायमेंशन लेस की बात करूं तो पहले तो ये क्लास 11 का है और चैप्टर है फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन। तो बोला कि कौन से दो रेशियो क्या है डायमेंशन लेस होंगे, तो अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी दिया हुआ है। अब तुम लोग को बताओ कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका डायमेंशन क्या होगा, सेम। मतलब जो डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर का होगा वही बीटी का होगा, वही फोर्स का होगा। मतलब ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है। तो अगर दो चीजों का डायमेंशन सेम है उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, कट जाएगा। अल्फा टी डिवाइड बाई बीटा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। अल्फा टी डिवाइड बाई बीटा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। सारे क्वेश्चन हो गए। तो हमें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात समझ में आई सारा डिस्कशन देखने के बाद, नीट का जो पूरा क्वेश्चन पेपर था वो बेसिक था, एनसीईआरटी बेस्ड था। आपको कोई बड़े-बड़े क्वेश्चन में बड़े-बड़े फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 साल किसी ऐसे टीचर के पास पढ़ते हैं जो आपके बेसिक क्लियर करता है, आपके सारे डाउट लेता है और साथ-साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराता है, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी रहेगी कि आपको जितने भी टॉपिक डेली पढ़ाए जाएँ, उसको डेली के डेली उसी दिन करने हैं और फॉर्मूला रिवाइज़ करने हैं। और आपको लंबे-लंबे फॉर्मूले भी नहीं याद करने। कई क्वेश्चनों में क्या होता है कि बड़े-बड़े फॉर्मूला वो याद करा देते हैं कि ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। आपने देखा कि इतने सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, किसी में भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था जो मैंने अपने नोट्स या एनसीईआरटी की बुक के बाहर का यूज़ किया। एकदम बेसिक आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। कोई बड़े या हैवी फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं। सिंपल फॉर्मूला और सिंपल बेसिक्स पे ध्यान रखना है और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन मेरे मेरे जो पुराने स्टूडेंट को पता होगा, जितने भी ये क्वेश्चन थे सारे क्लासरूम में डिस्कस हुए थे। हाँ, डेटा चेंज हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, बाकी सब कुछ नोट्स से ही आए थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था।